मेरे प्रिय रिसर्च स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, आदरणीय प्रोफेसर्स, बहुत रिसर्च स्कॉलर ने डिमांड की है कि मैं मेरे द्वारा लिखित कहानी कफन पर मैं कुछ बात करूं, पढ़ कर के सुनाऊं। क्योंकि ये कफन कहानी मैंने 2008 में लिखी थी और इसके पहले कफन कहानी जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी लोगों ने कहा है, गैर दलित आलोचकों और लेखकों ने, जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा सन 1935 में लिखी गई थी। तो हमने कोई कंपटीशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो कफन कहानी ऐसी थी जिसमें दलितों के मान सम्मान को कुठाराघात किया गया था। सर्वप्रथम ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस कहानी का विरोध किया था। इसके बाद बहुत सारे लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, अजय नावरिया जी, डॉक्टर अजय नावरिया, मोहनदास नेमिष-राय, रूपनारायण सोनकर, जयप्रकाश करदम, डॉक्टर तेज सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, रजत रानी मीनू आदि ये हैं जो कि आदि लेखक हैं, चर्चित लेखक हैं, जिन्होंने इस कहानी का विरोध किया था कि ये दलित विरोधी है। तो इन सभी महान भावों ने या लेखकों ने बहुत सही कहा था। तो मैंने सोचा कि मैं कहानी लिखूं कफन, फिर उसमें लोग तुलना करें। तो इस कहानी कफन टाइटल से 2008 में लिखी। ये कहानी दूरदर्शन में कफन बनाम कफन करके पत्रिका कार्यक्रम है, जिसके प्रोड्यूसर उस समय तत्कालीन प्रोड्यूसर विवेकानंद जी थे। उन्होंने इस पर गोष्ठी करवाई थी और इस गोष्ठी में बहुत सारे लेखकगण मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे और दोनों कहानियों को श्रेष्ठ माना था। और डॉक्टर तेज सिंह ने मेरे द्वारा लिखित कहानी, रूपनारायण सोनकर द्वारा लिखित कहानी कफन को दलित अस्मिता को बचाने वाली कहानी बताया था। मैं वो कहानी आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स ने बहुत डिमांड की है। क्योंकि मेरा दूसरा कलेक्शन आने वाला है, मतलब तैयार कर रहा हूँ, उसमें एक कहानी आएगी। तो कफन कहानी मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों के समक्ष। कफन कहानी सन 2008 ईस्वी में लेखक द्वारा लिखी गई। इस कहानी पर एक संगोष्ठी दलित साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी भारत देहरादून द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि दलित चिंतक कमल भारती थे और जिसकी अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर तेज सिंह ने की थी। श्री कमल भारती ने सोनकर की कहानी को मुंशी प्रेमचंद की कहानी से आगे की कहानी बताया। प्रोफेसर तेज सिंह ने इस कहानी को दलित चेतना और अस्मिता की कहानी करार दिया, जबकि मुंशी प्रेमचंद की कहानी में दलित चेतना और अस्मिता का अभाव पाया। वर्ष 2008 ईस्वी में दूरदर्शन दिल्ली द्वारा कथा शिल्पी मुंशी प्रेमचंद और दलित लेखक रूपनारायण सोनकर की कहानियों के बारे में एक चर्चा कफन बनाम कफन आयोजित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदयाल, डॉक्टर अजय निवेश अवस्थी, रीडर दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रोफेसर तेज सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय, डॉक्टर रामजी यादव साहित्यकार, डॉक्टर अजय नावरिया प्रख्यात युवा कहानीकार, रूपनारायण सोनकर व लेखक ने भाग लिया। सभी वक्ताओं ने दोनों कहानियों को अपने अपने समय की बेहतरीन कहानियां बताया। मैं अब वो कहानी पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कफन, लेखक रूपनारायण सोनकर। सोना पाने के लिए सोने की खदानों को खोदना पड़ता है, बहुत गहराई में जाना पड़ता है, तब कहीं सोना हाथ लगता है। लेकिन कुछ लोग सोना पाने के लिए औरतों,
और आदमियों का सोना छीन लेते हैं। ऐसे लोगों का सोना जेल में होता है। उनका सोना घरों में नहीं होता है, उनका सोना टट्टा होता है। जीतलाल श्रीवास्तव बनारस के एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। 2 विषयों में एमए थे। उनकी 2 संतानें थीं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का समरपाल श्रीवास्तव बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। लड़की सलीला श्रीवास्तव ने गणित विषय में पूर्वांचल के एक विश्वविद्यालय में टॉप किया था। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में उसकी प्रवक्ता की नौकरी मिल गई थी। 5.5 फीट की ऊंचाई, बड़ी बड़ी आँखें, सुडौल शरीर। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई अप्सरा हो। साड़ी ब्लाउज में उसके बड़े बड़े उरोज खजुराहो की मूर्तियों को भी मात करते थे। वह पेंटिंग और संगीत में दक्ष थी। पेंटिंग की आलीशान प्रदर्शनियाँ आयोजित होती थी जिसमें उसकी पेंटिंग को सराहा जाता था। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में वो प्रवीण थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिना बेईमानी के धनाढ़ आदमी नहीं बना जा सकता है। इस संसार में बहुत आदमी मिलेंगे जो मेहनत, लगन और ईमानदारी से बहुत मालदार आदमी बने हैं। पूरे परिवार में देशभक्त खून में रच बस गई थी। सीधा साधा परिवार था। किसी को भी इन प्राणियों ने कभी धोखा नहीं दिया था, चाहे स्वयं धोखा खा गए हो। मेहनत की कमाई पर जीते थे। दंड फंद से कोसों दूर थे। चालाकी चापलूसी इनको पसंद नहीं थी। सीधी बात करना ज़्यादा आता था। झूठ फरेब से नफरत थी। लालच इन तीनों प्राणियों में कभी नहीं आया था। अपनी मेहनत की कमाई से सारी सुख सुविधाएं जुटा ली थी। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब इनके पास था। इनके अलावा अंग्रेज़ों ने इनको करोड़ों की अचल संपत्ति प्रदान की थी। लेकिन बेटी की शादी की चिंता प्रिंसिपल साहब को सता रही थी। वे अपनी बेटी के लिए कोई अफसर, इंजीनियर या डॉक्टर लड़का चाहते थे। आमों से लदा हुआ पेड़ समय आने पर चूना पसंद करता है। आंधी तूफान से आमों का झड़ना पेड़ को नागवार लगता है। आंधी तूफान इतने लालची होते हैं कि सारे के सारे फल पेड़ से उजाड़ कर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फैजाबाद का सक्सेना घराना बहुत ही मध्यम आय वाला था। उस परिवार में 60 साल का मुखिया संगम सक्सेना बहुत ही लालची था। उसके केवल एक लड़का था जो कंप्यूटर इंजीनियर था। इंजीनियर सतनाम सक्सेना सरकारी गाड़ी, बंगला पाकर अपने को सबसे बड़ा अधिकारी समझता था। वह इंटर करने के बाद मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज इलाहाबाद से इंजीनियर बना था। पिता की तरह वह भी बहुत ही लोभी था। लालच बिल्कुल गूं की तरह होता है। जिस तरह बड़ी बड़ी मक्खियाँ गूं के ढेले बना कर उनको लुकाते हुए एक जगह इकट्ठा करती जाती हैं, उसी तरह लालच रूपी गूं के ढेले मानव के मन मस्तिष्क पर इकट्ठा होते जाते हैं। संगम सक्सेना ने अपने इंजीनियर बेटे की शादी के लिए 100 लोगों की बेटियों की फ़ोटो मंगवाई थी, एक से एक खूबसूरत लड़कियां। लेकिन दहेज की मांग इतनी अधिक थी कि कोई माँ बाप उसको पूरा करने में असमर्थ थे। वह 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए की डिमांड करता था। वह कहता था बड़े बड़े शहरों में एक अच्छा फ्लैट 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए में मिलता है, बस मुझे शहर में एक फ्लैट चाहिए। क्योंकि फ्लैट में सारी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं। सिक्योरिटी से लेकर बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। फ्लैटों में सबसे बड़ी सुविधा लिफ्ट की रहती है। बेटे की ऑल इंडिया सर्विस है। जीवन भर मैं ही फ्लैट में रहूँगा, बेटा बहू तो नौकरी में शहर शहर घूमते रहेंगे। जिस तरह शहरों में गगनचुम्बी इमारतें होती हैं, बहुत माले होते हैं, उसी तरह संगम सक्सेना ख्वाबों के इतने ऊंचे ऊंचे माले बनाता जा रहा था जो गगनचुम्बी इमारत को भी मात दे दे। दहेज को उन्हीं मालों में रखना चाहता था।
एक रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर एस.के. सक्सेना अपनी बेटी का रिश्ता लेकर संगम सक्सेना के घर आए थे। डिप्टी कलेक्टर का नाम सुनकर संगम सक्सेना बहुत दहेज पाने के सपने देखने लगा। डिप्टी कलेक्टर का खूब स्वागत किया। डिप्टी कलेक्टर ने संगम सक्सेना से कहा, आप घर आकर मेरी बेटी को देख लें, तब बात आगे बढ़ाए। बात तो आपको ही आगे बढ़ानी है। क्यों नहीं, हम तो लड़की वाले हैं, बात तो हमें ही आगे बढ़ानी होगी। अपनी बेटी के लिए और क्या क्या आप करेंगे, आप ही बताइए, मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? देखिए डिप्टी कलेक्टर साहब, मैं सीधी साधी बातें करने में ज़्यादा विश्वास करता हूं। लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कोई 50 लाख रुपए दे रहा है तो कोई 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रहा है। डिप्टी कलेक्टर एस.के. सक्सेना नाराज़ हो गए और बोले, आपको जो 1 करोड़ रुपए दे रहा हो, आप वहीं पर अपने बेटे की शादी कर लीजिए। आप भी तो कई करोड़ के आदमी हैं। मैं ईमानदारी से नौकरी करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरी हैसियत दहेज देने की नहीं है। यदि हैसियत भी होती तो मैं अपनी लड़की को आप जैसे दहेज लोभियों के हवाले नहीं कर सकता था। फिर दहेज लेना और देना कानून के खिलाफ है और एक जुर्म है। मैंने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की हैसियत से कई दहेज लोभियों को जेल भिजवाया है। अब तुम कानून के शिकंजे से बचोगे नहीं। उसके घर से बाहर निकलकर डिप्टी कलेक्टर अपनी पत्नी के साथ बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। डिप्टी कलेक्टर सोचता है, उसके घर से बाहर निकलकर डिप्टी कलेक्टर अपनी पत्नी के साथ बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गया। डिप्टी कलेक्टर सोचता है, दहेज एक काला नाग है जो घर के दरवाजे पर फन काट कर बैठा है। इसको मारे बगैर घर में प्रवेश करना संभव नहीं है। घर घर में ऐसे ही काले नाग बैठे हैं। यही काले नाग लड़कियों के भ्रूण को पेट के अंदर ही खा रहे हैं। भ्रूण हत्याएं संगम सक्सेना जैसे दहेज लोभियों की वजह से हो रही हैं। समाज में दहेज ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है जो हर मानव को निगल रहा है। बिना दहेज के लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। लोग ज़मीन जायदाद घर द्वार बेचकर एवं अपनी गाढ़ी कमाई बैंकों से निकालकर दहेज लोभियों को दे रहे हैं और अपनी पुत्रियों की शादियां रचा रहे हैं। भारतवर्ष में दहेज न दे पाने के कारण बहुत सारी लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। जीवन भर अविवाहित लड़कियों की पीड़ा और उनका दर्द माँ बाप नहीं देख पा रहे हैं। इसीलिए इस दहेज रूपी दानों से छुटकारा पाने के लिए बच्चियों को जन्म होने के पहले ही पेट के अंदर मार रहे हैं। संगम सक्सेना अपने लड़के से कहता था, लड़की तो 19-20 चल जाएगी, लेकिन कम से कम बंगलौर या पुणे में 3 बड़े बेड के फ्लैट की कीमत जरूर मिलनी चाहिए। यस डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो निर्णय लेंगे मैं उसे मान लूँगा। शायद बेटा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। मैंने भी अपनी शादी में तेरी माँ के घर वालों से उस समय 15 लाख रुपए दहेज में लिए थे। थोड़े दिन तक हम लोगों में आपस में थोड़ा तनाव जरूर रहा, फिर सभी लोग नॉर्मल हो गए थे। गायत्री देवी ने पिता पुत्र की बातें सुनकर कमरे में प्रवेश किया जैसे तेज हवा का झोंका प्रवेश करता है, और पुत्र से बोली, बेटा अपने डैडी की बातों पर मत आना, किसी को मजबूर करके दहेज मत लेना। तुम बीच में मत बोलो। क्यों न बोलूं? आपने और आपके पिता ने दबाव डालकर मेरी शादी में बहुत अधिक दहेज लिया था। आपने मेरे पिता का घर भी बिकवा दिया था। इस सदमे से उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हो गई थी। मेरे भाई आज भी अपना निजी घर नहीं बना पाए हैं। वे बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं। आप किचन में जाइए, मेहमान आने वाले हैं, किचन संभालिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। गायत्री देवी के कमरे से बाहर जाने के बाद पिता पुत्र में फिर सलाह मशविरा प्रारंभ हो जाता है। पुत्र कहता है, डैडी माँ पुराने विचारों की हैं। उनको नहीं पता है कि आज के युग में पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, पैसा ही सब कुछ है।
बंदर सदैव दूसरों का घर उजाड़ता है। बंदर सदैव दूसरों का घर उजाड़ता रहता है। उसे दूसरों का घर उजाड़ने में बहुत ही मज़ा आता है। घर उजाड़ते वक्त उस घर में जो भी सामान उसे मिलता है वह उसे छीनकर खा जाता है, लेकिन जब वो मरता है घर विहीन मरता है। जीतलाल श्रीवास्तव अपनी लड़की का रिश्ता लेकर अपने निजी डॉक्टर अभय के साथ संगम सक्सेना के शहर फैजाबाद गए। संगम सक्सेना ने लड़की के बायोडेटा के साथ साथ उनकी हैसियत की भी सूची मांगी। जीतलाल श्रीवास्तव और संगम सक्सेना एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर सोफ़ा सेट पर बैठकर बातों का सिलसिला शुरू होता है। जीतलाल श्रीवास्तव के सामने बिल्कुल काली काली चाय पीने को आती है। शायद उसमें दूध की कंजूसी की गई थी। जिस घर में चाय बिल्कुल काली काली बनती है, दूध नाम मात्र का डाला जाता है, चाय उस परिवार की काली भावनाओं जैसी होती है। चाय में मिठास बिल्कुल नहीं होती है। एक प्याला चाय उस घर की असलियत खोल कर रख देती है। चाय में घुला चाय का एक एक काला काला कण उस घर वालों के काले काले विचारों को उजागर करता है। उस एक कप चाय से उस घर की असलियत जान सकते हैं। उस घर की चाय पीना जहर पीने जैसी होती है। लालची संगम सक्सेना बात शुरू करते हुए जीतलाल श्रीवास्तव से बोला, हाँ, मैंने आपकी हैसियत का विवरण पढ़ लिया है। हमें इस बात का गर्व है कि आप एक बहुत ही धनाढ्य आदमी हैं। आप अपनी बेटी की शादी में हमें 1 करोड़ रुपए नकद दे रहे हैं। दहेज का और सारा सामान देने को तैयार हैं। आपने जो भी शर्तें रखी थी हमें वह सभी मान्य हैं। आपका लड़का इंजीनियर है, उसकी ऑल इंडिया सर्विस है। हमारी बेटी के लिए आपके लड़के से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता है। हमने जो कमाया है अपनी बेटी और अपने लड़के के लिए कमाया है। आप कितने नेक इंसान हैं। आप जैसे बाप इस दुनिया में कहाँ मिलेंगे। मेरे पास सैकड़ों लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए मेरे बेटे के साथ रिश्ता लेकर आए। सभी को मैंने दहेज देने के नाम पर गिड़गिड़ाते हुए, मजबूरी दर्शाते हुए अपने पैरों पर गिरते पाया। अपनी पुत्री की सुंदरता, कुशलता, सभी कलाओं में प्रवीणता का गुणगान बखारते पाया, लेकिन दहेज देने के नाम पर सिसकते हुए, लाचारी दर्शाते हुए पाया। आप वास्तव में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने वाले पिता हैं। आप वास्तव में प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने वाले पिता हैं। आप इस आधुनिक समाज में पहले पिता हैं जो अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। मैं बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं मानता हूँ। बेटी का भी अपने पिता की जायदाद पर अधिकार होता है। वास्तव में मैं अपनी बेटी के नाम आधी धन दौलत करने वाला था। आप कहें तो मैं शादी के बाद उसके खाते में 1 करोड़ रुपए जमा कर दूं और आधी संपत्ति की रजिस्ट्री भी बेटी के नाम कर दूं। संगम सक्सेना इतनी बड़ी दहेज की रकम को सुनकर अधीर होता जा रहा है। संगम सक्सेना इतनी बड़ी दहेज की रकम को सुनकर अधीर होता जा रहा है। वो कहता है, वास्तव में आपके विचार बहुत नेक हैं। आप एक फरिश्ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि शादी के बाद आधी जायदाद अपनी बेटी के नाम करें, लेकिन 1 करोड़ रुपया हमें सगाई पर दें और सगाई के समय सोने चांदी के बर्तन भी दें। देखो सक्सेना जी, हमारे पास सोने चांदी के बहुत बर्तन हैं। आजकल लोगों की निगाह हम पर रहती है। आप सगाई के 1 दिन पहले एक मेटाडोर भेज दें। मेटाडोर वाला आपका विश्वास पात्र होना चाहिए। मैं एक बड़े बक्से में सोने चांदी के बर्तन भेज दूंगा। संगम सक्सेना बोला, बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप। दहेज का सारा सामान मेरे दामाद और मेरी बेटी को मिल जाएगा। आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं लड़के के पिता यानी आपको भी कोई अच्छा उपहार दूं। ये बात सुनकर संगम सक्सेना मुंह में लार टपकाने लगा, जैसे भेड़िया या कुत्ता मांस का टुकड़ा देखकर मुंह पर जीभ फेरने लगता है। उसी तरह संगम सक्सेना मुंह पर जीभ फेर रहा था।
जीतलाल श्रीवास्तव ने कहा दूल्हा दुल्हन को तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन दूल्हे के जन्मदाता को शायद कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी कोई कीमती चीज़ दूँ जो आपका बुढ़ापा काट दे। दूल्हा दुल्हन को तो बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन दूल्हे के जन्मदाता को शायद कोई चीज़ नहीं मिलती है। मैं चाहता हूँ कि आपको भी कोई कीमती चीज़ दूँ जो आपका बुढ़ापा काट दे। ये सुनकर संगम सक्सेना जीतलाल श्रीवास्तव की तरफ मंत्रमुग्ध हो गया और बोला, आज तक कोई भी लड़की वाला लड़के के बाप के बारे में कुछ नहीं सोचता है। आप वास्तव में बहुत ही महान हैं। आप इस लड़के के वृद्ध पिता का भी इतना ध्यान रख रहे हैं। आप हमें ज़्यादा इंतज़ार मत कराइए, आप हमें क्या देंगे? जीतलाल श्रीवास्तव ने संगम सक्सेना से कहा, आप धीरज रखें और हमारी बातें गौर से सुनें। मैं तो आपकी महानता का कायल हो गया हूँ। आपने समाचार पत्रों में अपने बेटे के लिए एक योग्य, रूपवान, उच्च शिक्षित और सुशील लड़की की चाहत दर्शाई है। आपने शादी के लिए कोई जाति बंधन नहीं रखा है। आप बहुत सही फरमा रहे हैं। सभी इंसान एक हैं, ऐसा मेरा मानना है। आप सही फरमा रहे हैं, सभी इंसान एक हैं, ऐसा मेरा मानना है। जीतलाल श्रीवास्तव ने संगम सक्सेना से कहा, आपने हमारी हैसियत के बारे में जानकारी चाहिए। लगभग हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है। हमारे पास शहर में 24 दुकानें हैं, जिनमें करीब 15 लाख रुपए सालाना किराया मिलता है। मेरे पास एक लड़का और एक लड़की है। हमारी संपत्ति में आधा भाग हमारी बेटी का तथा आधा भाग हमारे बेटे का है। संगम सक्सेना यह सुनकर पुनः लार टपकाने लगा और पुनः जीभ ओंठों पर फेरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दहेज रूपी पकवान उसके मुंह में आने वाला है। संगम सक्सेना ने कहा, हमें आपकी लड़की से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है। जीतलाल श्रीवास्तव ने कहा, लेकिन हमें आपत्ति है। आपको आपत्ति है? आपत्ति तो लड़के वालों की तरफ से होती है। आपकी बेटी का रिश्ता हम अपने बेटे के साथ स्वीकार कर रहे हैं। हमारी बिरादरी के कुछ नियम कानून हैं, आपको मानना होगा। हमारी बिरादरी के कुछ नियम कानून हैं, उनको आपको मानना होगा। आप श्रीवास्तव और मैं सक्सेना हूँ। हमारी और आपकी बिरादरी एक ही है? नहीं, हमारी और आपकी बिरादरी अलग अलग है। मैं और मेरा पूरा परिवार अपने अपने नामों के आगे श्रीवास्तव लगाता है, लेकिन हम मेहतर जाति के हैं। नहीं, हमारी और आपकी बिरादरी अलग अलग है। मैं और मेरा पूरा परिवार अपने अपने नामों के आगे श्रीवास्तव लगाता है, लेकिन हम मेहतर जाति के हैं। यह सुनकर संगम सक्सेना दंग रह गया और सोच विचार में पड़ गया। लेकिन करोड़ों रुपए दहेज के लालच में उसे कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। हम लोग जातिवाद पर यकीन नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप कुछ दिन बाद हमारी लड़की को ताना देने लगे, मेहतर कहकर गालियां बकने लगे, तो हमारा और हमारी लड़की का बहुत अपमान होगा। आप जो दहेज मांग रहे हैं हम देने को तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। आप अपनी शर्तें बताइए, हम भी सुने आपकी क्या शर्तें हैं। आपको और आपके लड़के को हमारी बिरादरी में बैठना पड़ेगा। आपको और आपके लड़के को हमारी बिरादरी में बैठना पड़ेगा। हमारी बिरादरी के मुखिया एक ऊंचे मचान या घर की छत के ऊपर बैठेंगे। वे लोग सुअर का पका हुआ गोश्त खाएंगे। मचान के नीचे बैठकर उनकी खाई हुई हड्डियां आप दोनों को चूसना होगा और उनके द्वारा ऊपर से फेंका गया जूठा गोश्त भी खाना होगा। आपको और आपके लड़के को हमारी बिरादरी में बैठना पड़ेगा। हमारी बिरादरी के मुखिया एक ऊंचे मचान या घर की छत के ऊपर बैठेंगे। वे लोग सुअर का पका हुआ गोश्त खाएंगे। मचान के नीचे बैठकर उनकी खाई हुई हड्डियां आप दोनों को चूसना होगा
और उनके द्वारा ऊपर से नीचे फेंका गया जूठा गोश्त भी खाना होगा। आप ऐसा क्यों करवाएंगे? हमें यकीन हो जाएगा कि आप हमारी बिरादरी में शामिल हो गए हैं। आप मेहतर बिरादरी के हैं। संगम सक्सेना अपना सर नीचे किए हुए बोला। संगम सक्सेना अपना सर नीचे किए हुए बोला, आपको फिर 5 लाख रुपए और देना होगा। इस तरह आपको दहेज में 1 करोड़ 5 लाख रुपए देना होगा। आपको फिर 5 लाख रुपए और देना होगा। इस तरह आपको दहेज में 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने होंगे। मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव गर्व से बोला, हमें मंजूर है। मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव गर्व से बोला, हमें मंजूर है। संगम सक्सेना ने कहा, यदि आपकी और कोई शर्त हो तो बताइए। आजकल भी देहातों में कुछ लोगों के घरों का विस्टा देहात में रहने वाले मेहतर जात के लोग उठाते हैं। आपको एवं आपके लड़के को एक दिन उनके साथ दूसरों के घरों का विस्टा साफ करने जाना होगा। आजकल भी देहातों में कुछ लोगों के घरों का विस्टा देहात में रहने वाले मेहतर जात के लोग उठाते हैं। आपको एवं आपके लड़के को एक दिन उनके साथ दूसरों के घरों का विस्टा साफ करने जाना होगा। संगम सक्सेना और उसका लड़का सोच में पड़ गए। फिर दोनों बोले, हमें मंजूर है, लेकिन इसके लिए आपको 10 लाख रुपए और देना होगा। मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव का स्वाभिमान से सीना चौड़ा हो गया। वो बोला, मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव का स्वाभिमान से सीना चौड़ा हो गया। वह बोला, मुझे स्वीकार है। लालच और स्वाभिमान की जंग जारी थी। लालच धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। स्वाभिमान अपना सर उठाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था। एक धन को सर्वोपरि मान रहा था, दूसरा सम्मान और प्रतिष्ठा को। एक तरफ लालच जितना नीचे जा रहा था, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा और दलित अस्मिता आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। लालच और स्वाभिमान की जंग जारी थी। लालच धन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। स्वाभिमान अपना सर उठाने के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार था। एक धन को सर्वोपरि मान रहा था, दूसरा सम्मान और प्रतिष्ठा को। एक तरफ लालच जितना नीचे जा सकता था जा रहा था, दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिष्ठा और दलित अस्मिता आसमान की ऊंचाइयों को छू रही थी। पिता पुत्र एक दूसरे कमरे में जाकर सलाह मशविरा करने लगे। वे अपने निर्णयों पर कोई ग्लानि महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि ग्लानि उन्हें इस बात पर हो रही थी कि जीतलाल श्रीवास्तव जैसा मेहतर घराना उन्हें पहले क्यों नहीं मिला। यदि ये घराना 2 साल पहले मिल गया होता तो पुणे में 2 फ्लैट खरीद लेते, जिनकी कीमत आज तिगुनी हो गई होती। पिता ने पुत्र से कहा, जीतलाल श्रीवास्तव की शर्त मानकर और अधिक रुपए वसूले जा सकते हैं। जीतलाल श्रीवास्तव की शर्तें मानकर और अधिक रुपए वसूले जा सकते हैं। मैंने मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर लिया है। जीतलाल श्रीवास्तव की शर्तें मानकर और अधिक रुपए वसूले जा सकते हैं। मैंने मेहतर जीतलाल श्रीवास्तव का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर लिया है। पिता पुत्र दोनों कमरे से बाहर आ गए। जीतलाल श्रीवास्तव को पिता पुत्र दोनों कमरे से बाहर आ गए। जीतलाल श्रीवास्तव को बाहर खड़ी उनकी कार के अंदर बैठाने के पहले दोनों ने जीतलाल श्रीवास्तव से कहा, यदि और कोई शर्त हो तो आप बताइए। हम दोनों उसको भी मानने को तैयार हैं। कठिन से कठिन शर्त आप हमारे सामने रखिए, हम दोनों उसको पूरा करके दिखाएंगे। यदि जीतलाल श्रीवास्तव ने कहा, यदि कोई और शर्त हो तो हमें बताइए, हम दोनों उसको भी मानने को तैयार हैं। कठिन से कठिन शर्त आप हमारे सामने रखिए, हम दोनों उसको पूरा करने के लिए हम दोनों उसको पूरा करके दिखाएंगे। जीतलाल श्रीवास्तव ने कहा, मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन मेरे पास कोई और शर्त नहीं है।
पिता बोला, आप विद्वान हैं, कोई और शर्त अपने मस्तिष्क में उपजाइए। बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। अंकल, अभी तक आपने हमारे सामने अपने आप 2 शर्तें रखी हैं। अब हमारे कहने से कोई शर्त रखें। हम स्वयं आपको बता रहे हैं कि आप हमारे सामने कौन सी शर्त रखेंगे। हम आपको ऐसी शर्त बताएंगे जिसको आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। अंकल, अभी तक आपने हमारे सामने अपने आप 2 शर्तें रखी हैं। अब हमारे कहने से कोई शर्त रखें। हम स्वयं आपको बता रहे हैं कि आप हमारे सामने कौन सी शर्त रखेंगे। हम आपको ऐसी शर्त बताएंगे जिसको आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। पिता पुत्र दोनों में लालच आ रहा था। पिता पुत्र दोनों में लालच आ रहा था। जीतलाल श्रीवास्तव कुबेर का ऐसा खजाना था जिसके स्वाभिमान व दलित भावनाओं को ऊपर उठाकर मनमाना धन ऐंठा जा सकता था। पिता पुत्र में अलग अलग पैसा पाने की लालसा जाग गई। दोनों एक दूसरे से बचकर अकेले जीतलाल श्रीवास्तव से बात करना चाहते थे। पिता पुत्र की आंख बचाकर जीतलाल श्रीवास्तव से पैसा निकलवाना चाहता था। पिता पुत्र की आंख बचाकर श्रीवास्तव से पैसा निकलवाना चाहता था। पुत्र पिता की आंख बचाकर वही कारनामा दोहराना चाहता था। दोनों जीतलाल श्रीवास्तव को छोड़ नहीं रहे थे। पिता पुत्र ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर पिता बोला, हम लोग अपनी तरफ से कोई ऐसी शर्त बताएं जो जीतलाल श्रीवास्तव की दलित भावनाओं को जगा दे और हम लोगों को 50 लाख रुपए और दे दे। ये तो 6 करोड़ से भी अधिक का आदमी है। इस मेहतर को अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी जायदाद लिख दी थी। ये साले पहले हमारे घरों का मैला साफ किया करते थे, अब नवाब बन गए हैं। बाप ने लड़के से पुनः कहा, तू इंजीनियर है, कंप्यूटर में बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे व पुल बनाता है। अपना कोई दिमाग लगा और इस भंगी का पूरा पैसा किसी तरह से इधर ले आ। बाप ने लड़के से पुनः कहा, तू इंजीनियर है, कंप्यूटर में बड़ी बड़ी इमारतों के नक्शे व पुल बनाता है। अपना कोई दिमाग लगा और इस भंगी का पूरा पैसा किसी तरह इधर ले आ। पिताजी, मैं भी यही चाहता हूँ। इस मेहतर की लड़की से पहले शादी रचा लूँ, फिर तलाक देकर अपनी सजाती लड़की से शादी करूँगा। उसका पैसा पहले खींच लूँ। तो कोई तरकीब निकालो। एक तरकीब आई है, जैसे मेडिकल छात्रों को उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उनको पखाना टेस्ट कराया जाता है, उसी तरह की शर्त। पिता पुत्र दोनों कमरे से निकलकर जीतलाल श्रीवास्तव के पास आ गए। श्रीवास्तव जी, हम लोग आपको एक ऐसी शर्त सुझा रहे हैं जिसको आप हमारे सामने रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। श्रीवास्तव जी, हम लोग आपको एक शर्त सुझा रहे हैं जिसको आप हमारे सामने रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जीतलाल श्रीवास्तव पिता पुत्र से बोला, मैं आप लोगों द्वारा सुझाई कोई भी शर्त आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा। मैं स्वयं शर्त रखूँगा। यदि आप लोग उसको पूरा करेंगे तो मैं इसके लिए आप लोगों को 1 करोड़ रुपया दूंगा। कौन इस शर्त को पहले पूरा करेगा? पहले पिता या पुत्र या दोनों साथ ये शर्त पूरी करेंगे। मैं आप लोगों द्वारा सुझाई कोई भी शर्त आप लोगों के सामने नहीं रखूँगा। मैं स्वयं शर्त बताऊँगा। यदि आप लोग उसको पूरा करेंगे तो मैं उसके लिए आप लोगों को 1 करोड़ रुपए दूंगा। कौन इस शर्त को पूरा करेगा? पहले पिता या पुत्र या दोनों साथ ये शर्त पूरा करेंगे। पिता पुत्र के मुरझाए चेहरे पर दोबारा चमक आ गई, जैसे बिजली के चमकने से काला बादल भी चमकने लगता है। आप लोग तुरंत बताइए कौन इस शर्त को पहले पूरा करेगा? पिता बोला,
आप जो भी शर्त बताएंगे मैं उसे पूरा करूँगा। लड़का पिताजी से बोला, आप इनके द्वारा बताई गई शर्त पूरा न करें, मैं इस शर्त को पूरा करूँगा। बेटा, मैं इस शर्त को पूरा करके 1 करोड़ रुपए पा जाऊँगा, मेरा और तेरी मम्मी का बुढ़ापा कट जाएगा। पिताजी, अंकल द्वारा बताई गई शर्त को पूरा करके बताई गई शर्त को पूरा करने से जो 1 करोड़ रुपया मिलेगा उससे मैं विदेश जाकर और उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर लूँगा। आप मुझे इस शर्त को पूरा करने दें। जीतलाल श्रीवास्तव गुस्सा होते हुए बोले, आप दोनों आपस में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। दोनों गाड़ी के पास चुपचाप खड़े रहे। जीतलाल श्रीवास्तव गाड़ी में बैठा रहा। उसी समय संगम सक्सेना की पत्नी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वह छटपटा रही थी, लेकिन पिता पुत्र में से कोई भी अंदर इस लालचवश नहीं गया। यदि पिता अंदर गया तो पुत्र जीतलाल श्रीवास्तव द्वारा बताई गई तीसरी शर्त पूरा कर 1 करोड़ रुपए ले जाएगा, और यदि पुत्र अंदर गया तो पिता शर्त पूरी कर 1 करोड़ रुपए ले जाएगा। तीसरी शर्त रखने से कहीं जीतलाल श्रीवास्तव न मुकर जाए, इसलिए बात बदलते हुए पिता ने जीतलाल श्रीवास्तव से कहा, आप मुझे कोई कीमती उपहार देना चाहते थे। अरे पहले आप लोग कमरे के अंदर जाकर श्रीमती गायत्री देवी को देखें कि क्या बात है, वो ज़मीन पर क्यों गिर पड़ी। पिता बोला, श्रीवास्तव जी, आप बिल्कुल परेशान न हो, गायत्री अभी थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी। हाँ अंकल जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मम्मी जी बिल्कुल ठीक हैं। जीतलाल श्रीवास्तव ने डॉक्टर अभय को बुलाकर कहा, डॉक्टर अभय, आप फौरन अंदर कमरे में जाकर देखो श्रीमती गायत्री देवी ज़मीन पर क्यों गिर पड़ी। जीतलाल श्रीवास्तव ने डॉक्टर अभय को बुलाकर कहा, डॉक्टर अभय, फौरन अंदर कमरे में जाकर देखो श्रीमती गायत्री देवी ज़मीन पर क्यों गिर पड़ी। जी सर, मैं जाकर देखता हूँ। श्रीमान जी धीरज रखें, हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। बड़े बड़े लोग बारातियों तक को सोने की एक एक गिन्नी देते हैं। आप तो लड़के के पिता हैं, मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो सबसे कीमती होगा। लेकिन आप मुझे अभी कुछ तोहफा देना चाहते थे। हाँ, लेकिन आपको ये प्रतिज्ञा करनी होगी कि आप इस तोहफे को उसी समय खोलेंगे जब सगाई के 1 दिन पहले भेजा गया सोना चांदी वाला बॉक्स आपके घर में मिल जाए। गायत्री देवी का मिर्गी का दौरा गंभीर नहीं था, वो सामान्य हो गई थी। गायत्री देवी डॉक्टर का हाथ पकड़े हुए कमरे से निकलकर बाहर आ जाती हैं। संगम सक्सेना ने जीतलाल श्रीवास्तव से कहा, मेरी पत्नी बिल्कुल सही सलामत है, मम्मी जी को कुछ नहीं हुआ है अंकल। डॉक्टर अभय ने कहा, तुरंत उपचार मिल जाने के कारण इनकी मिर्गी का दौरा ठीक हो गया। गनीमत है कि ये चारपाई के ऊपर गिरी, अगर फर्श पर गिरती तो चोट आ सकती थी। वह अपनी धर्मपत्नी गायत्री देवी को बुलाता है। देखो गायत्री देवी, श्रीवास्तव साहब हमें ढेर सारा दहेज दे रहे हैं। वो लड़के के पिता का भी ध्यान रख रहे हैं। कहते हैं लड़के के जन्मदाता माँ बाप को भी कोई नायाब तोहफा मिलना चाहिए, लेकिन इनकी एक शर्त है कि अभी श्रीवास्तव साहब हमको जो तोहफा दे रहे हैं वह सगाई के 1 दिन पहले सोना चांदी से भरा बॉक्स आने के बाद खोलें। जीतलाल श्रीवास्तव ने संगम सक्सेना से कहा, आप अपने पुत्र की कसम खाकर कहो कि आप इस शर्त का पालन करेंगे। पिता ने कसम खाई। मैं अपने पुत्र की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपकी शर्त का पालन करूँगा। मैं अपने पुत्र की कसम खाकर कहता हूँ कि हम आपकी शर्त का पालन करेंगे। जीतलाल श्रीवास्तव संगम सक्सेना को एक ज्वेलरी का बॉक्स जो चमकीली पन्नी में अच्छी तरह फोल्ड था पकड़ा देता है और 4 नौकर भी फैजाबाद में उसके घर छोड़ देता है ताकि सामान उतारने में परेशानी न हो। संगम सक्सेना, उसका लड़का, पत्नी सभी सोने चांदी से भरा बॉक्स आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। जीतलाल श्रीवास्तव की पुत्री सलीला
श्रीवास्तव इस शादी को बहुत विरोध करती है, इस शादी का बहुत विरोध करती है। जीतलाल श्रीवास्तव की पुत्री सलीला श्रीवास्तव इस शादी का बहुत विरोध करती है और कहती है, डैडी मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती हूँ जो इतना लालची हो, दहेज की इतनी बड़ी रकम मांग रहा हो। मेरी ज़िंदगी उस घर में नहीं निभ सकती है। नहीं पिताजी, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगा। जीतलाल श्रीवास्तव उलझन में पड़ गए। बेटी की बात मान लें या काट दें। यदि बेटी की बात मानते हैं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, यदि वह बेटी की बात काटते हैं तो बेटी दहेज लोभियों के हाथों में चली जाएगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आदमी कोई भी निर्णय नहीं कर पाता है। जीतलाल श्रीवास्तव उलझन में पड़ गए कि बेटी की बात मान लें या काट दें। यदि वे बेटी की बात मानते हैं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, यदि वह बेटी की बात काटते हैं तो बेटी दहेज लोभियों के हाथों चली जाएगी। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में आदमी कोई भी निर्णय नहीं कर पाता है। संगम सक्सेना सगाई के एक दिन पहले बनारस से सोने चांदी से भरा बॉक्स अपने संगम सक्सेना सगाई के एक दिन पहले बनारस से सोने चांदी से भरा बॉक्स आने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह से शाम तक एकटक दरवाजे पर खड़ा बाहर निहार रहा था। घर तक आने वाली सड़क पर भी कुछ दूर तक टहल आता था। उसके घर जीतलाल श्रीवास्तव ने 4 आदमियों को भेज रखे थे जो बॉक्स को उठाकर संगम सक्सेना के घर में रखते। संगम सक्सेना सगाई के एक दिन पहले बनारस से सोने चांदी से भरा बॉक्स आने की प्रतीक्षा कर रहा था। सुबह से शाम तक एकटक दरवाजे पर खड़ा बाहर निहार रहा था। घर तक आने वाली सड़क पर भी कुछ दूर तक टहल आता था। उसके घर जीतलाल श्रीवास्तव ने 4 आदमी भेज रखे थे जो बॉक्स को उठाकर संगम सक्सेना के घर में रखते। शाम ढल रही थी। सूर्य दिन भर चमकने के बाद धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था। चिड़ियाँ चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों में पहुंच रही थी। सभी थके मांदे लोग अपने अपने घरों की ओर तेज़ी से जा रहे थे। रात आने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। शाम ढल रही थी। सूर्य दिन भर चमकने के बाद धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहा था। चिड़ियाँ चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों में पहुंच रही थी। सभी थके मांदे लोग अपने अपने घरों की ओर तेज़ी से जा रहे थे। रात आने वाली थी, अंधेरा होने वाला था। अंधेरे को चीरता हुआ एक मेटाडोर क्षणिक उजाला फेंकता हुआ संगम सक्सेना के घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। भोंपे की आवाज़ से संगम सक्सेना की बूढ़ी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह एक ऐसी चमक थी जो मेटाडोर की दोनों आंखों को चौंधिया रही थी। 4 आदमी सोने चांदी से भरे बहुत लंबे लकड़ी के बॉक्स को उठाकर उसके घर के अंदर ले गए। संगम सक्सेना, गायत्री देवी और उसके लड़के ने आदमियों के जाने के बाद बाहर व अंदर के दरवाजे बंद कर दिए। तीनों के दिलों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जीतलाल श्रीवास्तव ने बॉक्स की 2 चाबियों में से एक चाबी पहले ही संगम सक्सेना को सुपुर्द कर दी थी। संगम सक्सेना ने जो ही बॉक्स का ताला खोला, उसमें एक पत्र मिला जो जीतलाल श्रीवास्तव का था। उसमें लिखा था, कृपया मैं 2 तोहफे भेज रहा हूँ। एक तोहफा आपकी पत्नी के लिए और दूसरा तोहफा आपके लिए है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएंगे। घड़ों में सोने चांदी के जेवरात गिन्नी ठसाठस भरे थे। तीनों ने घड़े निकालकर बाहर फर्श पर रख दिए। हाथ डालकर सोना चांदी निकालने लगे। संगम सक्सेना ने अपनी पत्नी और लड़के से कहा, घड़ों में सोने चांदी के जेवरात गिन्नी ठसाठस भरे थे। तीनों ने घड़े निकालकर बाहर फर्श पर रख दिए। हाथ डालकर सोना चांदी निकालने लगे। संगम सक्सेना ने अपनी पत्नी और लड़के से कहा,
हम लोगों की मन की मुराद पूरी हो गई। बहुत दिनों से हम ऐसे ही दहेज की उम्मीद कर रहे थे। यह दहेज हमारी उम्मीदों से अधिक है। लड़के ने अपने पिता और माँ से कहा, घड़ों के नीचे भी एक जेवर का डिब्बा है। डिब्बे में लिखा था, श्रीमती गायत्री देवी के लिए ये तोहफा है। श्रीमती गायत्री देवी ने पहले वाला तोहफा पहले खोला, बाद में दूसरा तोहफा खोला। पहले वाले में कुछ नहीं था, दूसरे वाले में 4 चांदी की चूड़ियाँ थीं। चांदी की चूड़ियाँ देखकर गायत्री देवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। श्रीमती गायत्री देवी ने पहले वाला तोहफा खोला, पहले खोला, बाद में दूसरा तोहफा खोला। पहले वाले में कुछ नहीं था, दूसरे वाले में 4 चांदी की चूड़ियाँ थी। चांदी की चूड़ियाँ देखकर गायत्री देवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये कैसा मजाक किया गया है मेरे साथ, ये कैसा मजाक किया गया है मेरे साथ। संगम सक्सेना और सतनाम सक्सेना को कुछ संदेश हुआ। संगम सक्सेना व सतनाम सक्सेना को कुछ संदेश हुआ। दोनों जेवरों को उलटने पलटने लगे, जेवरों को धरती पर पटकने लगे। जेवर असरफियाँ धरती में गिरकर टूटने लगीं। संगम सक्सेना ने कहा, ये तो मिट्टी के जेवर और असरफियाँ हैं, इनमें सोने चांदी का रंग चढ़ा है। मेहतर ने हम सबको बहुत धोखा दिया है। लड़का बोला, ये तो सरासर हम लोगों का अपमान है। अंत में एक डिब्बा था जिसको बड़े ही अच्छे ढंग से रैपर से फोल्ड किया गया था। उसके ऊपर लिखा था, केवल संगम सक्सेना के लिए। अंत में एक डिब्बा था जिसको बड़े ही अच्छे ढंग से रैपर से फोल्ड किया गया था। उसके ऊपर लिखा था, केवल संगम सक्सेना के लिए। डिब्बे को संगम सक्सेना ने ही खोला। तोहफा देखकर दंग रह गया। उसमें सफ़ेद कफन था। कफन देखते ही उसको दिल का दौड़ा पड़ा और उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। डिब्बे को संगम सक्सेना ने ही खोला। तोहफा देखकर दंग रह गया। उसमें सफ़ेद कफन था। कफन देखते ही उसको दिल का दौरा पड़ा और उसने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। ये कहानी है जो मैंने पूरी पढ़ी। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम। जय भारत, जय भीम।